जनता पार्टी के आज लीडर्स का इतना दम घुट रहा है पार्टी के अंदर कि शायद अगर विक्रम रंधावा जी कल अपना गुस्सा जो है, अपने अंतर आत्मा की जो आवाज़ है, अगर वो मीडिया के सामने नहीं निकालते तो शायद उनको, मुझे लगता कि बीपी का अटैक आ जाता। क्या वो पीएम केयर फंड इन्होंने उन 5 चुनावों में लगाया? हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अपने अपने कुल देवताओं पे और अपने अपने गुरु महाराज के ऊपर विश्वास रखें, इस गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास मत रखें। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम बख्शीनगर में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से गौरव चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये फ़िलहाल इन दिनों वार्ड नंबर 28 के कॉरपोरेटर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। गौरव चोपड़ा जी, रफ्तार जम्मू में आपका बहुत जी, जय श्री राम, जय मां डोगरी। गौरव चोपड़ा जी, इन दिनों आप देख रहे हैं कोरोना महामारी की दूसरी लहर अति भयंकर साबित हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में एक गंभीर स्थिति बनी हुई है। जो कोरोना के टेस्टिंग हो रही है काफ़ी धीमी गति से हो रही है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की सिर्फ 2 ही कंपनी ऐसी हैं जो कोरोना वैक्सीन बना रही हैं। अगर भारत सरकार इन दोनों कंपनीज़ के आविष्कार के पूर्ण अधिकार को रद्द करके हिंदुस्तान की 3000 कंपनीज़ की 10,500 फैक्ट्रीज़ को यही सेम वैक्सीनेशन बनाने की अगर परमिशन दे दे तो क्या आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीनेशन की समस्या हल हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि कोरोना की जो रफ्तार है उसको धीमा करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन जो है वो फेल लग रहा है। क्योंकि जब कोरोना की पिछले साल 2020 में रफ्तार धीमी हुई, जब कोरोना कम हुआ, तो गवर्नमेंट को उस वक्त चाहिए था, हमारी केंद्र सरकार को ये चाहिए था कि उस वक्त वो तैयारी करती कि हमारे पास हॉस्पिटल्स कितने हैं, हॉस्पिटल्स में बेड कितने हैं, ऑक्सीजन प्लांट कितने हैं, वैक्सीन को कैसे स्टेटों में पहुंचाया जाए और कैसे उनको लगवाया जाए बूथ वाइज। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का, केंद्र सरकार का जो फोकस था वो 5 स्टेटों के चुनाव में था और कुंभ मेला में था, जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में कोरोना फैल गया। आप आज भी देखें, मैं नहीं कहूँगा कि डॉक्टर जो है वो काम नहीं कर रहे, बाखूबी काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल का स्टाफ काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन एलजी प्रशासन को जिस प्रकार काम करना चाहिए था, उनके एडवाइज़र्स को, उस प्रकार वो काम नहीं कर पाए। और जो इनके वादे जितने भी हैं वो खोखले नज़र आ रहे हैं। चाहे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करूं, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट एंड पार्सल हूं, और वो भी कहीं ना कहीं हमारे मेयर साहब जो हैं आज नज़र नहीं आ रहे हैं फील्ड के अंदर। दूसरा, जो आपने कहा कि वैक्सीन जो है, मुझे लगता है कि 2 कंपनियों की बजाय अगर ये वैक्सीन जो है ज़्यादा कंपनियाँ बनाएं ताकि भारत के एक नागरिक को जो है वैक्सीन लग जाए और इस महामारी में जो है कम होने का जो वो कम हो जाए। गौरव जी, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के पास 1224 टैंकर्स हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में कैसे आपूर्ति दी जाएगी? मतलब समस्या बहुत हद से ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि प्रशासन को इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए था कि जम्मू शहर के अंदर जो इन्होंने खोखले वादे किए, अभी भी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एलजी साहब का एक बयान आया कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और उसके फ़ौरन तौर के बाद ही 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वो लोग शहीद हुए कोरोना से। मैं कहूँगा उनको कि जितने भी हमारे पूरे भारतवर्ष में लोग कोरोना की वजह से जिनकी जानें जा रही हैं, उनको मैं शहीदों का नाम दूंगा और मैं आरोप लगाऊंगा प्रशासन के ऊपर कि उनकी जो जान गई है वो हत्या जो है वो प्रशासन इस पे जिम्मेवार है। हालांकि थोड़े दिन पहले हमने देखा, जैसे बत्रा हॉस्पिटल का केस सामने आया कि एक ऑक्सीजन बंद होने की वजह से कुछ मरीज़ों की डेथ हो गई। कल का एक केस है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का, एक प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पे आई, उसकी डेथ हो चुकी है अभी। तो पहले उसको पॉजिटिव कहा इन्होंने, फिर जब उसके जो आए थे साथ में, उन्होंने थोड़ा शोर मचाया कि इसका रैपिड टेस्ट करो, तो उसमें वो नेगेटिव आती है। मैं आपको ये बताऊं कि उससे पहले भी एक अजीत सिंह जी हैं जिनके फादर को इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया और वक्त पे ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो भी खुद भी पॉजिटिव थे, उनके फादर भी, और उनकी डेथ हुई।
उन्होंने भी बड़ा शोर किया यहाँ पे, सभी मीडिया के कर्मी भी आए और प्रशासन ने उस वक्त कहा कि हम, और कल का जो इंसिडेंट हुआ, कल एक जिस बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया उसको इन्होंने मार दिया, और उस औरत को मार दिया, उस माँ को इन्होंने मार दिया। उसकी अगर कोई कहीं पे कोई चोरी करता है या कोई मर्डर करता है या कुछ होता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। अब इस कोरोना काल में प्रशासन की वजह से जिन लोगों की जानें जा रही हैं, तो क्या एलजी अपने ऊपर इस सब की जिम्मेवारी लेंगे, या एलजी साहब की जितना भी प्रशासन है क्या वो इसकी ज़िम्मेवारी लेगा? किसी ना किसी की अकाउंटेबिलिटी मुझे लगता है कि फ़िक्स्ड होनी चाहिए, कि तभी कोरोना की जो डेथ रेट है उसके ऊपर हम नियंत्रण पा सकेंगे। जहाँ तक मैं बात करूँ जम्मू मेडिकल कॉलेज की, जम्मू मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन उसके अंदर जिस प्रकार से जो हमें सिस्टम चाहिए था, जो बेड के रिलेटेड या वेंटिलेटर्स के रिलेटेड और जो डॉक्टर्स के रिलेटेड, आज बड़ा अच्छा निर्णय जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बताऊँ कि अगर आज भी हिंदुस्तान के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बावजूद भी सारा काम कोर्ट ने करना है, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी निकम्मी गवर्नमेंट को बने रहने का कोई हक है। मुझे लगता है इनको फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। देखो, और सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ तक बड़ा अच्छा निर्णय लिया, और सभी सरकारों को उसने बोला कि जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर ली है आप उन लोगों को लगाएं, ताकि जो हमारे पास मैन पावर की कमी है, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे कोरोना वार्ड्स में हो, कुछ भी हो, उन लोगों को वो लगाएं। और बड़ा अच्छा निर्णय मुझे लगता है कि उन बच्चों को लगाकर गवर्नमेंट को मैन पावर मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी पहले की पिछले साल की तरह सैनिटाइजेशन नहीं की जा रही। उसका क्या कारण है? आपके पास पिछले साल 2020 में आपने करोड़ों रुपए के पंप लिए, आपने केमिकल लिया, आपने ब्लीचिंग पाउडर लिया, आपने मशीनरी ली। आज वो मशीनरी कहाँ है? आज क्यों आपको पानी के टैंकों से, जो बड़े बड़े 5000 लीटर का जो टैंक है, उसी से आपको सैनिटाइज़ करना पड़ रहा है? आपके छोटे पंप कहाँ हैं? आपके छोटे वो जो मैनुअल पंप जो इन्होंने दिए थे, आज वो कहीं नहीं नज़र आ रहे। आज केमिकल नहीं आप कारपेंटरों को दे रहे, आप आज ब्लीचिंग पाउडर नहीं दे रहे। अगर किसी का कोई बयान आता है कि कोरोना से सैनिटाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड में सैनिटाइजेशन हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में सैनिटाइजेशन हो रहा है। आप अगर मानते हैं कि आपने कुछ क्लासेस ज़्यादा पढ़ ली हैं और आप कहते हैं कि इस महामारी का सैनिटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको कोई वैक्सीन निकाल लेनी चाहिए थी, कोई इसका इंजेक्शन या कोई दवाई आपको निकाल लेनी चाहिए थी। आप इतने इंटेलिजेंट हैं। अगर हम मान भी लेते हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो एक बार आपने 2020 में सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई और लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में, दिल में बैठ गया है कि सैनिटाइज होगा तो हमें कोरोना नहीं होगा, कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। आज क्या है आपके पास? आज हमारे पास क्या है, मुझे बताएं। हम सैनिटाइजेशन भी नहीं अगर लोगों को दे सकते, तो वो दिल का जो, दिमाग का जो वहम है एक लोगों का, सैनिटाइजेशन हो जाएगी हमारे घरों के बाहर, घरों के अंदर, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। क्यों डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें? अगर हैंड सैनिटाइज़र से कोरोना हाथों में नहीं बैठेगा, तो क्या जो बाहर हम केमिकल यूज़ करके जो सैनिटाइज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता कि ये बड़ा बेतुका सा जवाब मैंने आज भी सुनने को मिला। मेरे एक चीफ व्हिप, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा कॉरपोरेशन ने बोला है। आज भी बड़े अधिकारियों ने कहा और मेयर साहब की तरफ से मैंने अभी सुना नहीं है कि एक बयान आया कि सैनिटाइजेशन का और कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ आदेश आए थे। सबसे पहला आदेश आया कि जो कोरोना वैक्सीन बना रही कंपनियां जो दोहरा मापदंड कर रही हैं, राज्य सरकार को अलग रेट में वैक्सीन दे रही हैं, सेंटर को अलग रेट में दे रही हैं, उन दोनों को बराबर मूल्य पर देना चाहिए। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं उसे कोविड केयर सेंटर में तब्दील करना चाहिए। तो ये क्या मतलब सरकार, जो दिल्ली में सरकार बैठी है, क्या वो ये डिसीजन नहीं ले सकती थी? आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा?
देखिए, हमने तो पहले ही कहा कि गूंगी बहरों की सरकार जो है वो दिल्ली में भी आज बैठी हुई है। सिर्फ डिक्टेटरशिप के सिवाय, लोगों को तंग करने के सिवाय इन लोगों के पास कुछ नहीं है। धर्म की राजनीति करने के सिवाय इन लोगों के पास कुछ नहीं है। आज मुझे बताएं, 2020 में जो पीएम केयर फंड इकट्ठा किया, क्या 6 महीने के अंदर पीएम केयर फंड ख़त्म हो गया? क्या वो पीएम केयर फंड इन्होंने उन 5 चुनावों में लगाया? क्या पीएम केयर फंड से आपने बेड लिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाए? अगर आज हर डिसीज़न कोर्ट के माध्यम से सामने आ रहा है तो इस सरकार का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है हिंदुस्तान को। मैं एक छोटी सी बात आपको पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इस प्रशासन को। 1 महीने के अंदर इतना बड़ा विशाल हिंदुस्तान हमारा, जिसकी पूरे वर्ल्ड में आज मिसाइल दी जाती है, 1 महीने के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज। आप मुझे बताएं कि क्या 6 महीने के अंदर जब कोरोना काल थोड़ा सा कम हुआ तो वो पीएम केयर फंड कहाँ चले गया? इलेक्शंस आप करवा सकते हैं, इलेक्शन जितवा सकते हैं, ईवीएम खरीद सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। क्या ऑक्सीजन के लिए और हमें अपने देश की मदद करने के लिए क्या हमें भीख मांगनी पड़ेगी और पीएम केयर फंड हमें इकट्ठा करना पड़ेगा? ये कौन सा लॉजिक हुआ? मुझे नहीं समझ आती कि हमें इस महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान इतना लाचार हो गया क्या? इतना बड़ा हमारा विशाल देश है। आज चाइना हमें चिट्ठियां लिख के भेज रहा है कि आपको मदद की ज़रूरत है और हम हिंदुस्तान की मदद करना चाहते हैं। आज रूस से वैक्सीन मंगवानी पड़ गई आपको, आज अमेरिका से ऑक्सीजन मंगानी पड़ गई। इतना बड़ा विशाल देश हमारा भारत जो है, जिसकी पूरे वर्ल्ड में जो है आज मिसाइल दी जाती है। और जब कांग्रेस के टाइम पे जब ये बोलते थे कि उनकी लाल आंख दिखानी पड़ेगी, आज आपको जिस चाइना के खिलाफ़ आप लड़ रहे हैं, आज वही चाइना आपको चिट्ठी लिखकर भेज रहा है कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं अगर हिंदुस्तान को हमारी मदद चाहिए। क्या इतने हम गिर गए हैं आज? तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि जो कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, इन्हीं चीज़ों को देख के आज कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ गया। उन कोर्ट ने भी महसूस किया, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है जो हमारी, उसको भी आज महसूस हुआ कि जो हिंदुस्तान के अंदर सरकार चल रही है वो इस कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। आपने इलेक्शन की बात की है। आज देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी रोष प्रकट कर रही है सड़कों पर। बंगाल के अंदर उनके कुछ कार्यकर्ता मार दिए गए, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि अहिंसा जो है उसका विरोध करना चाहिए। और जब किसी पार्टी अभी मुझे मालूम नहीं है कि किन लोगों ने मारा है, क्योंकि मैं टीवी देख रहा था तो वहाँ टीएमसी वालों ने कहा कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई है। तो आज जब भाजपा वाले हार चुके हैं और तब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, इवन कि पूरे वर्ल्ड ने देखा कि किस प्रकार इन्होंने ममता बनर्जी को तंग किया, किस प्रकार इलेक्शन जीतने के लिए कितने पैसों की बर्बादी की, कौन कौन से आरोप लगाए। पूरी हिंदुस्तान की कैबिनेट बंगाल में लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ममता बनर्जी ने वहाँ अपना जादू दिखाया वो देखने के लायक था। लेकिन किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी की भी जान जाए, हम इसके खिलाफ़ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हमारे अपोजिशन वाली भी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स साफ़ होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। अहिंसा जो है पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों का निर्णय है। ये हमारा पर्सनल जाति निर्णय नहीं है कि मैं चाहूँगा कि सुबह इसकी सरकार बन जाए और कल उसकी सरकार गिर जाए। ये लोगों ने चुनाव इसीलिए बना है कि लोग वोट करते हैं और लोगों का निर्णय है। इसको पॉलिटिशियंस को भी समझना चाहिए। और जो लोग भी ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, जहाँ हिंसा का सहारा लेते हैं, मुझे लगता है कि उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। सर, आपने देखा होगा कि हर तरफ अफरा तफरी मची है हिंदुस्तान में। आईपीएल चल रहे थे, कुंभ का मेले चल रहे थे, पॉलिटिकल गतिविधियां हो रही थी। कल सुनने को मिला कि कोई बायो बबल ब्लास्ट होने की वजह से आईपीएल को भी रद्द कर दिया गया है। हमारे जम्मू में भी आपने देखा कि लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन कुछ देखने को मिल रहा है कि कुछ
सख्ती नहीं की जा रही, कोई भी आ रहा है जा रहा है कि कह रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन किस तरह का कोरोना कर्फ्यू है? देखिए, मैंने पहले भी प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए और मैं दोबारा उठाता हूँ कि प्रशासन इस वक्त खुद ही कंफ्यूज्ड है कि उसने करना क्या है, सख्ती करनी है कि नहीं करनी, लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना। ये जो किश्तों में लॉकडाउन लगा रहे हैं, इसका कोई मुझे लगता नहीं है कोई बेनिफिट है। अगर आपको लॉकडाउन लगाना है, आपकी एक बिल्कुल नीति होनी चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति है, जिसने सुबह कमानी है और शाम को खानी है। कितने सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो रोज़ के काम करते हैं और घर जाके जिनके घर में चूल्हा जलता है। सबसे पहले प्रशासन को उन लोगों के लिए सोचना चाहिए था, ताकि वो लोग अपने घर पे भी पहुंच जाएं और उनके घर में एक एक महीने का, दो दो महीने का राशन भी पहुंच जाए। आज किसी चीज़ की कमी नहीं है गवर्नमेंट के पास, मुझे लगता है। तो उसके बाद जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है उसको इनको सख्ती से पालन करवाना चाहिए, ताकि कुछ लोगों की वजह से जो कोरोना इतना फैल रहा है, जो अननेसेसरी अपने घर से बाहर निकलते हैं, जो कहते हैं कि हम घर पे बैठ के बोर हो रहे हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और अपने घर वालों को कोरोना करवाते हैं, उन लोगों के लिए सख्ती से कोरोना का जो है वो पालन होना चाहिए। मुझे लगता है कि सख्ती से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। सर, कुछ 2-3 दिन से एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, आपको भी मालूम होगा। भारतीय जनता पार्टी के विक्रम रंधावा जी को आखिरकार मीडिया का सहारा लेना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संगीन आरोप लगाए भाजपा के ही आला अधिकारी जो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। कुछ उन पे जब पार्टी की तरफ से भी सुनने को आया कि 100 कॉल नोटिस उनको भेज दिया गया है और जिन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उनकी तरफ से भी 1 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया गया है। इस सारे वाक़ये को आप कैसे लेते हैं? देखिए, इस सारे वाक़या से मुझे तो यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के आज लीडर्स का इतना दम घुट रहा है पार्टी के अंदर कि शायद अगर विक्रम रंधावा जी कल अपना गुस्सा जो है, अपने अंतर आत्मा की जो आवाज़ है, अगर वो मीडिया के सामने नहीं निकालते तो शायद उनको, मुझे लगता कि बीपी का अटैक आ जाता। जितने गुस्से में कल परसों जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बड़ी देर से मैं पार्टी हाईकमांड के आगे बात करता हूं, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। और जब अपने ऊपर आई, देखिए, जब अपने ऊपर आई और अपने बच्चों को भूखा देखना, उनको लगा कि अब मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और कितने क्रशर वाले इसके साथ भूखे मरेंगे, तो लाजमी था गुस्सा उनका। और वहाँ जब वाक़या आया तो साफ़ तौर पे देखने को मिलता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू को बेच खाया है, जम्मू का ऑक्शन कर दिया, जिस प्रकार उन्होंने एक्साइज़ पॉलिसी का किया। 2023 तक एक्साइज़ वालों ने, जो वाइन शॉप एसोसिएशन वालों का जो एक वाइन शॉप का जो रेवेन्यू है, वो 2023 तक मुझे जो सुनने को आया और देखने को मिला कि वो इनका सबमिट है। आज ऐसा क्या हो गया 370 तोड़ने के बाद कि आप दूसरे तरीके से बाहर के लोगों को तो एंटर नहीं कर पाए, लेकिन माइनिंग माफिया में आपने सबसे पहले लोगों को एंटर कराया बाहर के। जब 1000 की ट्राली आपने 5000 6000। एक चीज़ है कि जैसे माइनिंग बंद कर दी गई है, तो ये कौन लोग हैं जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं? मतलब प्रशासन को शायद तो जानकर, जिस प्रकार माइनिंग माफिया बाहर से आया, उसी प्रकार एक्साइज पॉलिसी को भी यहाँ जब लागू किया गया ऑक्शन में, सब ने, पूरे जम्मू के लोगों ने तमाशा देखा कि किस प्रकार ऑक्शन किया गया, कैसे कैसे बाहर के लोगों ने यहाँ दुकानें ली। और आपने भी देखा, आपने पकड़े भी कुछ लोगों को कि जिनके पास 200 के करीब डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स वहाँ पड़े हुए थे अपने पास, और उनके नाम पे उन्होंने आज दुकानें ली। विक्रम रंधावा जी ने साफ तौर पे बता दिया कि ये पैसा किसके थ्रू और कहाँ जा रहा है। हमारा ये आरोप था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप ही के वरिष्ठ नेता XMLC विक्रम रंधावा जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया और उन्होंने मीडिया में साफ तौर पे ये कहा कि मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ, अपनी पूरी होश में ये आरोप लगा रहा हूँ और मेरे पास प्रूफ है कि माइनिंग का जो पैसा है वो भारत भूषण के द्वारा, जो उनके PA हैं, उनके द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास जाता है। हमारा ये पूछना था कि डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि PMO में बैठे हुए कौन कौन से मंत्री
जम्मू की दलाली का पैसा खा रहे हैं, जम्मू की गरीब जनता का पैसा खा रहे हैं। एक व्यक्ति जो घर का लेंटर नहीं डाल सकता, जो लोन लेता है, कर्ज लेता है, कमेटियाँ डालता है, उसने आज अपने घर पे लेंटर डालना होता है तो 1000 की ट्राली जब उसको 5000 में मिलती है, उसका मकान कब कंप्लीट होगा मुझे बताएं। आपके एमएलसी ने बता दिया कि भाजपा की करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। आपके ही एमएलसी ने बता दिया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दोनों हाथ जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो हाथ हैं वो करप्शन में पूरी तरीके से रंगे हुए हैं। गौरव चोपड़ा जी, काफ़ी सवाल हमने आपसे पूछे, आखिर में रफ्तार जम्मू के माध्यम से कोई जम्मू वासियों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं जम्मू वासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी के समय हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अपने अपने कुल देवताओं पे और अपने अपने गुरु महाराज के ऊपर विश्वास रखें, इस गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास मत रखें। अपने घर से बाहर मत निकलें। ज़रूरत पड़ने पे बड़ा ही ज़रूरी काम हो तो घर से निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी देखभाल आपके अपने हाथ में, अपने परिवार वालों की आपके अपने हाथ में है। हमने देखा मेडिकल कॉलेज में भी और अपने रिश्तेदारों में भी कि जब किसी का बच्चा कोरोना वायरस से पीड़ित होता है और उसकी जान जाती है, वो माँ अपने बच्चे को हाथ नहीं लगा सकती, वो बेटा अपनी माँ को हाथ नहीं लगा सकता, वो बाप अपनी बहन को, अपनी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता, अपने बेटे को हाथ नहीं लगा सकता जो जिसकी जान कोरोना से जाती है। इसलिए आप इस प्रशासन के ऊपर मत जाएं, अपने घर पे बैठें, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे, हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा, हम और आप सब सुरक्षित रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मीडिया कर्मियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस महामारी के समय अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने का सेवा जो है आप लोग कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव चोपड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये थे जम्मू कांग्रेस पार्टी और 28 नंबर वार्ड से गौरव चोपड़ा जी। हमने बहुत से सवाल पूछे और बड़ी ही बुलंद आवाज़ में इन्होंने हर एक सवाल का अच्छे से जवाब दिया। और इनका कहना है जम्मू वासियों से कि आप अपने गुरुओं पर और जो आपके देवी देवताओं हैं उन पर विश्वास रखिए, इस प्रशासन के भरोसे मत रहना। आगे भी आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।